मॉर्निंग गाइस, आज का पहला टास्क है बाहर का हेयर कट करवाने जा रहा हूँ और बियर सेट करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन रखना खुद को। सुबह बाल कटवाने इसलिए जाता हूँ क्योंकि भीड़ नहीं रहती और जल्दी ख़त्म हो जाता है। 12th स्टैंडर्ड तक मैं बाल कटाता ही नहीं था, बहुत कम, 1-2 महीने में एक बार। अच्छा नहीं लग रहा था बाल कटाना। अब पता चल रहा है कि यार कैसा था मैं उस टाइम। बट जैसे ही टाइम के साथ आप चीज़ों को सीखते हो वैसे ही अपने में भी चेंजेस लाते हो, राइट। स्क्रीन में देख सकते हो आप फोटोज़ में पहले कैसा था, और लॉकडाउन के वक्त तो और ख़राब। तब भी मेरे को नहीं पता था, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई यार कि खुद को भी हाइजीन रखना, खुद को भी अच्छा रखना, अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है यार। और रिटर्न आते वक्त Q&A भी कर लेंगे थोड़ा, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहे। चलो पहुंच गया हूँ, आता हूँ थोड़ा हाइजीन हो गया। अगर आपके सामने कचरा पड़ा है तो क्या करोगे? थोड़ी देर स्मेल करोगे, पर फिर तो ऐसा लगेगा ना कि यार मज़ा नहीं आ रही, बहुत स्मेल आ रही है ना। तो बस सेम आपके बॉडी के साथ है, अगर खुद का ध्यान रखोगे तो अच्छा है, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बट तुरंत नहीं मिलेगा कुछ भी, हैबिट तो बनानी पड़ेगी। इसलिए मैंने हैबिट बनाई है कि यार अब से हेयर केयर तो करना ही है। और पहले पता है, ये बताना चाहता हूँ, घर वालों से बहुत ताने सुने और फिर मैं बाल कटवाने जाता था जब छोटा था ना तब। और कंडीशन रखता था कि यार दादी अगर 100 रुपये देगी मेरे को तो ही बाल कटाऊंगा, वरना नहीं कटाऊंगा। तब जाके मैं बाल कटवाता था। तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार जो बार्बर है जो बाल काटेगा वो अच्छे काटेगा कि नहीं, फिर स्कूल में शर्म आएगी छोटे बाल लेके जाने की। बट अब तो यार सब सॉर्टेड है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, पता चलने लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वैसे ही ग्रो करते जाएंगे लाइफ में, है ना। यस, तो चलो जैसे मैंने बोला था, अब Q&A स्टार्ट करते हैं। टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें और बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ रही है, तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए, है ना। मेरा 2nd ईयर ख़त्म हुआ है, 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। क्या मैं जावा करूँ या C++ करूँ, DSA किस में करूँ, DSA किस में ईजी है? तो यार अभी तो आपके पास 2 साल है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले एक्सप्लोर कर लो चीज़ों को। एक लैंग्वेज तो आपको करनी पड़ेगी, और जैसे ही कॉलेज में जो लैंग्वेजेस आती जाएगी सिलेबस में वो तो करना ही पड़ेगा, बट आपको एक लैंग्वेज मास्टर करनी पड़ेगी। अब कौन सी लैंग्वेज करनी है वो यार इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रही है, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। जावा C++ दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो पहले कोई एक कर लो। अभी आपको आगे किस में जाना है, जावा में जाना है, C++ में जाना है, दोनों पढ़नी तो पड़ेगी, राइट। एग्जाम आएगी, क्लियर तो करनी पड़ेगी। बट लॉन्ग टर्म में आपको किससे बेनिफिट होगा, जावा से या C++ से? आपको आगे किस में जाना है, हो सकता है अभी आपको पता ना हो, राइट। तो दोनों को एक्सप्लोर करो। फिर आगे ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए हमें काम करना आना चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स विंटैक्स अलग हो सकती है, उसको तो सीख के कर लेंगे, बट जो फंडामेंटल्स है ना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मास्टर करने ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कोई भी कर लो, सबके फंडामेंटल्स तो सेम ही है, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क रहता है ना। तो कोई भी कर लो, 2 साल है ना आपके पास, जैसे एक्सपीरियंस करोगे आपको आइडिया आएगा कि मेरे को किस में जाना है आगे जाके, राइट। तो फिर उसी लैंग्वेज पे आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते जाओ। तो ऐसे देखो, और DSA किस में ईजी है यार, DSA तो सेम ही है ना। DSA में लैंग्वेज बेस्ड नहीं होते क्वेश्चंस। DSA में यही रहता है कि आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं, आप सही डेटा स्ट्रक्चर, सही एल्गोरिदम चूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। कोई भी लैंग्वेज हो चाहे मैटर नहीं करता, आप कौन सी सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो, कौन सी लैंग्वेज के सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो, उसी से मैटर करता है, राइट। फंडामेंटल्स को मास्टर करो। एक लैंग्वेज की सिंटैक्स देखो, अगर पसंद आ रही है तो उसी को कंटिन्यू करो, वरना चेंज कर दो लैंग्वेज, ठीक है। फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो दूसरी लैंग्वेज पे जब जंप करोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आप आगे जाके जावा भी ना करो, C++ भी ना करो, कोई और ही लैंग्वेज कर लो, राइट। बट आपके जो फंडामेंटल्स क्लियर है ना, वो दूसरी लैंग्वेज जब करोगे उसमें काम आएंगे। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. अब हम जो एनवायरनमेंट के अराउंड काम करते हैं उसकी हमें हैबिट लग जाती है।
फॉर एग्जांपल हम अगर रोज़ कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने की हैबिट लग जाती है। अब वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ तो वर्क फ्रॉम होम के एनवायरनमेंट में अगर हम काम करते हैं तो उसकी हैबिट लग जाती है। फिर अगर कोई ऐसा बोले कि यार रोज़ ऑफिस आना है आपसे, तो लगता है ना कि यार नहीं पाएगा, नहीं जमेगा, हमारे दूसरे काम जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो एक एनवायरनमेंट के अराउंड हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। अभी देखो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो मैं दूसरे काम कर पा रहा हूँ। अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं होता तो मेरे को रोज़ ऑफिस जाना पड़ता, राइट, तो दूसरे काम नहीं हो पाते जो अभी होते हैं। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑफिस का प्लस पर्सनल काम मतलब घर का हो गया या खुद का जो भी काम है वो दोनों हो रहा है, दोनों को मैनेज कर पा रहे हैं। पहले क्या था, वर्क फ्रॉम होम नहीं था कोविड के पहले, तो लोग रोज़ ऑफिस जाते थे, जिसकी वजह से दूसरे काम सिर्फ सैटरडे और संडे कर पाते थे, है ना। अभी अगर मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस होता तो कुछ सिचुएशंस और होती है ना, कुछ और काम कर रहा होता मैं। तो यही है, जो एनवायरनमेंट में हम रहेंगे उसी को हमें अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा, और उस एनवायरनमेंट से कैसे अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लोग बाहर जाते हैं ना, कनाडा US पढ़ने, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरा एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, वहाँ पे एकदम अलग रूममेट्स के साथ या फिर अकेले, तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे, जो यहाँ पे उनको नहीं करना पड़ता। तो यही है, कुछ लोग इजीली अडेप्ट कर जाते हैं, कुछ लोग को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस, चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज, लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। इसमें ऑथर ने बताया है कि अपनी अटेंशन कितनी रहती है पूरे दिन में, क्या लिमिट है उसकी, क्या बाउंड्रीज है उसकी, ताकि हमें पता चल सके कि यार हम जो चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, जो चीज़ पे अटेंशन लगाना चाहते हैं, वो क्यों अच्छे से नहीं लगा पाते, क्यों अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाते। उसका रीज़न आज हमें पता चलेगा। अब पहली ही लाइन लिखी है, अटेंशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू लिव अ गुड लाइफ एंड गेट स्टफ डन। मतलब अटेंशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें एक अच्छी लाइफ की तरफ ले जा सकता है और अपना काम करवा सकता है, पर वो टूल यूज़ करना हमें आना चाहिए। हम जो काम करते हैं उसकी एक फाइनाइट लिमिट रहती है उसको फोकस करने के लिए, है ना। मतलब मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ तो उसकी एक लिमिट रहती है कि मैं इतने टाइम तक या इसी लिमिट तक इस बुक पे फोकस कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। कॉलेज का कोई आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक लिमिट तक पढ़ पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पे ऑथर ने बताया है हम एटमोस्ट 1 या 2 चीज़ साथ में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें किसी का फ़ोन नंबर याद रखना है इसी टाइम पे, बुक भी पढ़नी है, किसी से बात भी करनी है, फ़ोन पे भी मैसेजेस आ रहे हैं उसका भी रिप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ पे पूरा फोकस लगाना है, सब चीज़ में एकदम अटेंशन लगाना है ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से हो सके। अब इसमें से आप देखो कि आप कितनी चीज़ें कर पाते हो एक टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे, ठीक है। एटमोस्ट 1 से 2 चीज़ें कर पाएंगे, या तो बुक रीड कर पाएंगे, या तो किसी के साथ बात कर पाएंगे, मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे पूरे फोकस से, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और वो इंफॉर्मेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें, फ़ोन हो गया, बुक हो गया, लाइट हो गई, बाहर की आवाज़ हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने एनवायरनमेंट में जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे हम एक्चुअली ध्यान दे सकते हैं एक मोमेंट पे। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है सिर्फ 1 सेकेंड में, और उसमें से हम जस्ट 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड में प्रोसेस कर पाते हैं। सिर्फ 40, नॉट 40,000, नॉट 40 मिलियन, जस्ट 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ईच सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम किसी के साथ डीपली कोई कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा दोस्त हो गया, कोई रिलेटिव हो गया या फैमिली मेम्बर हो गया, कोई डीपली कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द अटेंशन यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द फोकस हमें उस पर लगाना पड़ता है, तो ही हम उसकी बात समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हमें डीकोड करना पड़ेगा, डीकोड करके हमें फिर समझना पड़ेगा। पर हमारा अटेंशन कहीं और है, फ़ोन में किसी का मैसेज आया तो उस पर अटेंशन चला गया, तो जो बात कर रहा है अपने साथ उसका नहीं ध्यान दे रहे, पर जो फ़ोन में कुछ आया है उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो अटेंशन हट गया, राइट। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका भी सुन रहे हैं एकदम फोकस रख के और मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं या फ़ोन भी कुछ कर रहे हैं फ़ोन में, ठीक है। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी, क्योंकि जस्ट 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी सेकेंड हम कर सकते हैं प्रोसेस, जिस पे अटेंशन लगा सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि यार मल्टीपल चीज़ें अगर करते हैं तो नहीं हो पाती अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
हम जब कोई भी चीज़ पे फोकस करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिस पे हमने फोकस किया है, उससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है कुछ टाइम तक, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें याद रहती है। फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, है ना, एकदम अटेंशन से, एकदम फोकस करके, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब उससे जो पॉजिटिविटी आती है, जो मोटिवेशन आता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ टाइम तक रहता है ना। संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो कुछ टाइम तक वो मोटिवेशन रहता है ना, कि हम भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। बट थोड़े टाइम बाद, सोने के बाद, एक दिन बाद, वो मोटिवेशन कहाँ जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी से चला जाता है ना। इसलिए हम फिर एक्शन भी नहीं ले पाते, क्योंकि मोटिवेशन ही चला गया शॉर्ट टर्म मेमोरी से, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों ज़रूरी है? ताकि हम चीज़ों को प्रोसेस कर सके, उसके रिलेटेड सोच सके। समझो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम टी शर्ट्स को देखते हैं, शर्ट्स को देखते हैं कि यार ये टी शर्ट मेरे पे बहुत अच्छी लगेगी। अब ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसका फ़ोटो आ जाता है हमारे पास कि अगर मैं ये पहनूंगा तो ऐसा दिखेगा, मैं ऐसा दिखूंगा, है ना। पर सोचो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती ही नहीं तो हम चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं? सोचते ही कैसे कि यार ये मेरे को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। कुछ खरीदने जाते हैं, समझ लो सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और जब उस सब्जी को देखते हैं तो हम सोच सकते हैं कि आज ये सब्जी बनाऊंगा तो घर पे बहुत पसंद आएगी सबको। पर शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है तो सोच ही नहीं पाएंगे, मेमोरी में कुछ रहेगा ही नहीं, राइट। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ। शॉर्ट टर्म मतलब अगर कुछ फर्स्ट टाइम चीज़ें कर रहे हो या कुछ कॉन्शियसली सोच रहे हो, है ना, इस मोमेंट पे अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होगी तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी तक जाएगी नहीं और हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़रूरी है, एक सुपर पावर है। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं थोड़े टाइम तक, तो वो बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी ना, वो 40 से 4 हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में मेमोरी में नहीं स्टोर कर सकते अगर बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो। इसके लिए यहाँ बुक में एक एग्जांपल दिया है, एक एक्टिविटी दी है, लिस्ट ऑफ नेम्स दिए हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। ये लिस्ट ऑफ नेम्स को याद रखो, 30 सेकेंड्स तक देखो स्क्रीन पे और सारे नाम याद रखो और फिर लिखो कि आपको कितने नाम एक्चुअली याद रहे हैं। सेम ऑर्डर में लिखना है, फिर देखना है कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितनी चीज़ें याद रह रही है। मैंने भी ये करके देखा तो मेरे इतने ही आंसर सही निकले। अब ये स्पेस को, मतलब अपनी अटेंशनल स्पेस को, हमारी स्पेस में कितनी जगह है, कितना मेमोरी हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रिसर्चर्स वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। और कितनी कैपेसिटी है इस मेमोरी में, उसको वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी बोलते हैं। ऑथर ने इसको बोला है अटेंशनल स्पेस, मतलब ये स्पेस में कितना अटेंशन आ सकता है, कितना हम रख सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और जनरली ये स्पेस वैसे भी कम रहता है, जैसे मैंने 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और 4 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात की है ना, आउट ऑफ 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये स्पेस वैसे भी कम रहता है, तो इसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, तो ही हम चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा फोकस लगा पाएंगे। क्योंकि अगर उतनी ही इन्फॉर्मेशन हम अगर प्रोसेस कर पा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अटेंशन स्पेस जल्दी फुल हो जाएगा, है ना। अनवांटेड चीज़ों से फुल हो जाएगा। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो थॉट्स चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में कुछ और चलता रहता है, अटेंशन कहीं और जाता रहता है ना। तो इससे क्या होगा, अटेंशन स्पेस जल्दी फुल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मेन चीज़ है, हमारा जो मेन टास्क है, उस पर फोकस नहीं कर सकते, उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हमें हटानी है, ताकि जो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है उसके लिए स्पेस, जगह बची रहे। अब यार एक क्वेश्चन आता है कि अगर स्पेस कम है तो उसको बढ़ा नहीं सकते क्या? अब देखो, ये जो अटेंशनल स्पेस है उसको रैम की तरह समझो, है ना। कंप्यूटर में जो रैम आता है, लैपटॉप में जो रैम आता है, उसको वैसे समझो। अब अगर हम कंप्यूटर ज़्यादा रैम वाला ले, ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उस कंप्यूटर में, कंपेयर टू जिसमें कम रैम है उससे। इसलिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स तो ज़्यादा रैम वाले मिल जाएंगे, पर हमारा ब्रेन में हम मेमोरी ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेमोरी ज़्यादा होती है तो उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, बैटरी कंजम्पशन, है ना। तो ज़्यादातर देखोगे अगर आप, तो जिसमें ज़्यादा रैम होती है उसमें बैटरी लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं रहती लॉन्ग टर्म में। तो अगर समझो कि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा दी गई, ठीक है, हमारे अटेंशनल कैपेसिटी, हमारे अटेंशनल स्पेस की कैपेसिटी बढ़ गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए रहेगी, है ना, तो ही हम उस मेमोरी को एक्टिव रख पाएंगे। अभी क्या होता है, हम दिन में जितनी कैलोरीज लेते हैं उसकी 20% कैलोरीज हमारा ब्रेन यूज़ करता है जस्ट टू फंक्शन इटसेल्फ। ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं ना, उसको चलाने के लिए 20% ऑफ एनर्जी हमारी कैलोरीज से आती है।
हमारी कैलोरीज से लगती है। सोचो अगर मेमोरी बढ़ा दी जाए तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, तो हमें कैलोरीज भी उतनी लेनी पड़ेगी, राइट। और सबकी कैपेसिटी नहीं होगी कि उतनी कैलोरीज लाए, उतनी एनर्जी लाए ताकि ब्रेन को अच्छे से चला सके, है ना। तो इसलिए इसको बायोलॉजिकली एक्सपेंसिव बोला गया है कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ होगी कि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ गई और एनर्जी उतनी लग रही है पर हम एनर्जी ही नहीं दे पा रहे, राइट। तो एक्सपेंसिव तो हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे अटेंशनल स्पेस फुल कैसे होता है, कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है, मतलब एक मोमेंट पे हम क्या सोचते हैं जिसकी वजह से हमारा अटेंशनल स्पेस बढ़ जाता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उस स्पेस को कम रख सके और ज़्यादा अटेंशन हमारे मेन चीज़ को, मेन टास्क पे लगा सके, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि एक रिसर्चर ने क्या किया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था। टास्क ये दिया गया था, एक डिटेक्टिव नॉवेल पढ़नी है और उसमें से क्राइम को सॉल्व करना है। 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ने क्या किया कि वो ऐसे ही सोच रहे थे, मतलब सॉल्व तो कर रहे थे क्राइम, बट बीच बीच में कुछ दूसरे थॉट्स आ रहे थे, दूसरे ख्याल आ रहे थे और उनको उस थॉट्स ख्याल के बारे में पता नहीं था कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहा है, बस जो आ रहे थे उसके बारे में सोच रहे थे। उससे क्या हुआ कि जो क्राइम सॉल्व कर रहे थे उसका अटेंशन चला गया और दूसरी चीज़ों में अटेंशन आ गया, है ना। और दूसरा ग्रुप था, उनको पता था जब दूसरे थॉट्स आते थे तो उनको पता था कि यार मेरे को दूसरे थॉट्स आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को अभी इम्पोर्टेंट है क्राइम सॉल्व करना, राइट। तो वो उस अटेंशन को वेस्ट नहीं करते थे। अगर थॉट्स आ रहे थे तो उनको पता चल गया तो वापस उसका अटेंशन क्राइम सॉल्व करने पे लगा देते थे, जिसकी वजह से उनका स्पेस खाली रहता था, अटेंशनल स्पेस, और उसी की वजह से दूसरे ग्रुप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो इसीलिए ऑथर ने बताया है कि हमारे भी दिन में जो भी थॉट्स आते हैं, मतलब हम जो काम करते हैं उस समय जो भी और थॉट्स आते हैं या जो भी और चीज़ें चल रही है दिमाग में जिससे हमारा मेन चीज़ से अटेंशन हट के दूसरी चीज़ों में आ जाता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी क्या होता है कि हमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता, मतलब जो दूसरी चीज़ें आ रही है ना एक काम करते वक्त, उसके बारे में पता नहीं रहता और हम बस ऐसे ही दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं और फिर पता चलता है ओह मैं तो ये काम कर रहा था, चलो इसके बारे में सोचो, है ना। तो हमें पता लगाना है कि हमें कौन से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ों पे हमें डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, हमारा फोकस जा रहा है, ताकि हम वो अटेंशनल स्पेस बचा के हमारे मेन काम में वो स्पेस यूज़ कर सके, राइट। मेन काम में वो फोकस लगा सके, अटेंशन ज़्यादा दे सके। तो यही था इस चैप्टर में। आज का सेक्शन तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली और ये चैप्टर तो अभी बहुत लंबा है तो इसको सेक्शंस में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज के सेक्शन की लर्निंग्स जो भी है आप अप्लाई करो और एक बार खुद से सोचो कि आपके साथ भी इसमें से क्या होता है ना। तो ही आप अपना अटेंशन सही जगह पे लगा पाओगे।